गो टू स्टेटमेंट का देख लेते हैं कि गो टू स्टेटमेंट क्या करता है। तो हम लोग बोले थे 3 कीवर्ड है, जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हम लोग का 3 कीवर्ड है, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। ब्रेक का काम था, हम लोग क्या करते थे, ब्रेक का काम क्या था, ये क्या करता था, एक कीवर्ड था जो हमारा लूप को ब्रेक करने के लिए काम करता था, कि जहां पे ब्रेक स्टेटमेंट मिलता था वहां से लूप क्या हो जाता था, ब्रेकआउट हो जाता था। हमारा कंपाइलर क्या करता था, वहां से ही प्रोग्राम को ब्रेक कर देता था। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता था कि ये क्या करता था तुम्हारा, जहां पे कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलता था, मेरा प्रोग्राम क्या करता था, वहां के नीचे का लाइन को नहीं एग्जीक्यूट करके वहां से फिर कंटिन्यू हो जाता था। कंटिन्यू इंस्टेंस करने का मतलब अपना जो लूपिंग का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर देता था, वो नीचे नहीं जाता था। तो ये काम था। अगला आता है, लास्ट आता है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या आता है, देखो यहाँ क्या करा, द गो टू स्टेटमेंट इज नोन एज जंप स्टेटमेंट इन सी। अब गो टू स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, सी में जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जंप कर सकते हैं। हम लोग गो टू स्टेटमेंट के से जंप का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया को स्किप करना। जंप करने का ही ना मतलब कि हम यहाँ से बीच का एरिया को जंप के दीवार फाड़ना कहता है, तो दीवार को थी जो भी है बीच में दीवार है उसको ये, तो वैसे ही जंप ये भी गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, तुम्हारे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड को स्किप कर सकता है। ये गो टू स्टेटमेंट हमारे सी में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस को स्किप कर सकता है तुम्हारा, उसको सीधे जंप कर सकता है। जैसे अगर हम चाह रहे हैं कि हम 4 के बाद सीधे 10 पे चले जाए, 4 लाइन में है, 4 लाइन के बाद हम सीधे 10 लाइन पे चले जाए, बीच के लाइन कोड को वो एग्जीक्यूट ना करे, तो उस काम में हम गो टू यूज कर सकते हैं। तो यही करा है, गो टू इज यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू प्री डिफाइंड लेवल। अब ये गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, इसको टेक्निकल भाषा में समझे तो ये क्या करता है कि हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को किसी डिफाइंड लेवल पे ले जाकर के लेवल को ट्रांसफर कर देता है। हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा, उसके अति कंट्रोल को वो एक लेवल पे ले जाकर, एक लेवल पे जो लेवल हम वहां देते हैं उसको ट्रांसफर कर देता है। यही कह रहा है, गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू रिपीट सम पार्ट ऑफ कोड फॉर ए पार्टिकुलर कंडीशन। गो टू स्टेटमेंट के हेल्प से हम लोग कुछ पार्ट ऑफ कोड को एक पार्टिकुलर कंडीशन पे रिपीट भी कर सकते हैं। पहला किया कहा कि गो टू स्टेटमेंट के हेल्प से हम लोग एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस को स्किप करके एक लेवल पे जा सकते हैं। दूसरा, हम इससे कुछ पार्ट ऑफ कोड को एक पार्टिकुलर कंडीशन पे रिपीट भी कर सकते हैं, बार बार रिपीट। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ब्रेक द मल्टीपल लूप व्हिच कैन नॉट बी डन बाय यूजिंग ए सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट। अब तीसरा क्या आया कि इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लूप को ब्रेक भी कर सकते हैं, जो कि हम सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट नहीं कर सकते। लास्ट क्लास हम बोले हुए थे कि हमको ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू अगर हम ब्रेक कर रहे हैं लूप को, तो हमको जितना लूप है उतना बार हमको ब्रेक स्टेटमेंट लूप यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, सिंगल लूप को ब्रेक करता है। एक ब्रेक स्टेटमेंट एक ही लूप को ब्रेक करेगा। तो यहाँ वही कहा कि हम गो टू स्टेटमेंट के हेल्प से हम लोग मल्टीपल लूप को भी ब्रेक कर सकते हैं, जो कि सिंगल स्टेटमेंट से नहीं होता है। However, using GoTo is avoided these days because it makes the program less readable and complicated. ये हम उस पहले भी बताए थे कि GoTo का इतना सारा फीचर्स तो है, इतना सारा थी उसका है फायदा, लेकिन तब भी इसको अवॉइड किया जाता है। आज के समय में प्रोग्रामर अवॉइड करते हैं, कहता है एक अच्छा प्रोग्रामर GoTo स्टेटमेंट का यूज नहीं करता है या कम से कम यूज करता है, क्योंकि ये क्या करता है, तुम्हारे प्रोग्राम को लेस रीडेबल बनाता है। अभी बताया कि ये कहीं से कहीं जा सकता है। अब लाइन नंबर 4 से तुम्हारा सीधे लाइन नंबर 100 पे चला जाएगा, तो अब जो तुम्हारे प्रोग्राम को रीड कर रहा होगा उसको कंफ्यूजन हो जाएगा कि अच्छा ये यहाँ से कहाँ जा रहा है। तो यही है कि तुम्हारे प्रोग्राम को लेस रीड और कॉम्प्लिकेटेड भी कर देता है, कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो जैसे क्या होता है, एक यहाँ लेवल हम कुछ मेंशन किए और यहाँ पे यूज कर रहे हैं गो टू लेवल। एग्जाम्पल की बात करें, देखो यहाँ क्या है, हैज इंक्लूड studio.h int मेन, int नंबर है, इसके बाद नंबर को बोला आप नंबर इंटर करिए जो प्रिंट करना है, स्कैनफ के थ्रू हम किए। एक टेबल नाम का हम लेवल यूज किए, एक टेबल नाम का लेवल यूज किए और उस टेबल में हम ये डाल रहे हैं, और कह रहा है कि इफ अगर i लेस देन 10 है तो आप क्या करिए, टेबल पे चले जाइए। अगर i लेस देन 10 है तो टेबल पे चले जाइए, और जैसे ही i का वैल्यू 10 के से बड़ा होगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा GoTo का, और ये ब्रेक कर जाएगा। तो ये भी एक देखो लूप के थ्रू हम क्या इसके थ्रू हम टेबल प्रिंट कर रहे हैं, बिना कोई लूप को यूज किए हम टेबल को प्रिंट कर दे रहे हैं, क्योंकि
ये लूप का क्या काम था? लूप का काम था हमारे स्टेटमेंट को मल्टीपल रिपीट करना। और अभी हम लोग पढ़े थे कि हम लोग गो टू स्टेटमेंट के थ्रू भी कोई एक कोड को रिपीट कर सकते हैं। तो ये देखो बिना लूप का यूज किए तुम्हारा 10 के टेबल को प्रिंट कर रहा है। हम 10 का टेबल जो अभी करते थे कि फॉर i इक्वल टू 10, फॉर i इक्वल टू 10, i लेस देन 10, जो भी था ऐसे करके, और ये उसके थ्रू। ये क्लियर है? हेलो? यस यस सर। तो ये था कि अब कह सर रहा है एक कि और एग्जांपल, एक और देखो, एक और एग्जांपल नीचे है। ये अब कह रहा है कि हम लोग कब यूज करेंगे गो टू स्टेटमेंट का यूज। ये तो पहला बोला कि एक टेबल का, अब आया कि यूज करेंगे कब। तो द ओनली कंडीशन इन विच using go is preferable when we need to break the multiple loop statement using a single statement at the same time। अब कह रहा है कि गो टू का यूज करना एक ही कंडीशन में प्रीफरेबल है, एक ही कंडीशन में प्रीफर किया जाता है या रिकमेंड किया जाता है गो टू स्टेटमेंट का यूज करना, जब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मल्टीपल लूप को सिंगल स्टेटमेंट से ब्रेक करना है। जैसे अगर हम मल्टीपल 4 लूप यूज कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि एक ही कंडीशन पे चारों लूप ब्रेक कर जाए, तो ये ब्रेक कीवर्ड के थ्रू नहीं हो सकता। ये ब्रेक कीवर्ड के थ्रू नहीं हो सकता, क्योंकि हमको ब्रेक कीवर्ड के थ्रू 4 लूप को ब्रेक करने के लिए हमको 4 बार ब्रेक लिखना पड़ेगा, हमको 4 बार ब्रेक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक ही स्टेटमेंट से हम चारों लूप से बाहर आ जाए, तो वहां हम लोग गो टू यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ क्या किया, मेन के अंदर ये लिया, पहला लूप चलाया फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। इसके अंदर दूसरा लूप चलाया फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 5, j प्लस प्लस, 2 लूप। इसके अंदर तीसरा लूप चलाया फॉर k इक्वल टू 0, k लेस देन 3, k प्लस प्लस, 3 लूप चलाया। और इसके अंदर स्टेट ये मैसेज दिया कि i, j और k का वैल्यू प्रिंट करना है। और इसके साथ ही यहाँ कंडीशन लगाया कि अगर j का वैल्यू 3 हो जाए तो आप गो टू आउट कर दीजिए, गो टू आउट। और आउट को ये क्या किया हुआ है, सारे लूप के बाहर में, सारे लूप के बाहर में देखो सारा लूप का ब्रैकेट बंद कर दिया है। जो 4 ब्रैकेट ये ओपन किया था, 1 2 3 4 ब्रैकेट को बंद करके तब मेन में ये क्या किया है, एक लेवल यूज किया हुआ है और इस लेवल का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इस लेवल पे आए तो क्या मैसेज प्रिंट हो, कम आउट ऑफ लूप। तो अब क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा पूरा। जैसे ही j का वैल्यू 3 होगा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये लूप ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट करने लायक हो जाएगा। अब इस ब्लॉक में आएगा तो इसको देखेगा गो टू स्टेटमेंट मिल रहा है, और गो टू जाना कहाँ है, इसको गो टू स्टेटमेंट के थ्रू इसको जाना कहाँ है, तो आउट पे, वो लेवल पे जहां पे आउट मेंशन है वहां पे जाना है, जहां पे लेवल आउट मेंशन है, और वो आउट यहाँ है। तो ये डायरेक्टली यहाँ से क्या करेगा, जंप करके यहाँ चलाएगा, ये डायरेक्टली यहाँ से जंप करके यहाँ चलाएगा। ये डायरेक्टली क्या करेगा तुमको, यहाँ जो हम लोग अभी, ओके वेट एक मिनट, देखो यहाँ जो हम लोग थे अभी, यहां से सीधे जंप करके ये क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आउट हम मतलब वहां पे लेवल यूज कर दिए हुए हैं, हम यहाँ लेवल यूज कर दिए हुए हैं कि गो टू आउट, ये डायरेक्ट जंप करके यहाँ चले जाएगा और ये सारे स्टेटमेंट को ब्रेक करते हुए, तो ये जंप कर गया ना, और ये बाहर आकर के क्या करेगा, लास्ट में ये मैसेज प्रिंट कर देगा, ये जो हमारा कम आउट ऑफ लूप का है। ओके एक मिनट, देखो यही, एक मिनट रुको, देखो यही काम है इसका, 0 0 0 0 1 1 1 प्रिंट कर रहा है। और जब ही j का वैल्यू, यहाँ बीच वाला j था हमको पता है, j का वैल्यू जैसे ही 3 हुआ उसके बाद मैसेज प्रिंट कर रहा है कम आउट ऑफ लूप, क्योंकि जैसे ही j का वैल्यू 3 हो गया तीनों इसका ब्रेक कर गया और सीधे ये बाहर आकर के मैसेज प्रिंट कर दिया कम आउट ऑफ लूप। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर? अभी तक क्या कर रहा था कि जब तक j का वैल्यू 3 नहीं मिल रहा था ये हर बार तुम्हारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन जैसे ही j का वैल्यू 3 मिला ये ब्रेक कर गया और बाहर आकर के तुम्हारा कहाँ आ गया, आउट पे आ गया। आउट पे आकर के, आउट पे इसको मैसेज था कि कम आउट ऑफ लूप का प्रिंट कर दीजिए, तो आउट पे आया तो ये मैसेज प्रिंट कर दिया। ये था क्लियर? ओके ओके क्लियर है ये? यस सर। अब ये आता है टाइप कास्टिंग, सबको पता होगा टाइप कास्टिंग क्या था।
टाइप कास्टिंग क्या है कि हम लोग टाइप कास्टिंग से एक डाटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं दूसरे में। सी में टाइप कास्टिंग को हम लोग ऐसे मेंशन करते हैं, ये सिंटैक्स है कि जो हम जिस टाइप में कन्वर्ट करना है उसको ब्रैकेट में घेर दिए वैल्यू। बिना टाइप कास्टिंग का देखो क्यों करते टाइप कास्टिंग, जैसे बिना टाइप कास्टिंग किए हुए अगर 9/4 कर रहे हैं तो हमको पता है कि दोनों इंटीजर इंटीजर है, दोनों इंटीजर इंटीजर है, तो इंटीजर को अगर इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारा इंटीजर में ही आना चाहिए, इंटीजर आएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसलिए हम इसको टाइप कास्ट कर दिए कि ये नहीं, ये दोनों इंटीजर इंटीजर डिवाइड हो और जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट आए फ्लोट में। तो हमको पता है कि मैथ का रूल पता है कि अगर हम एक इंटीजर और इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ लेकिन ये कंडीशन तो फॉल्स कर जाएगा तुम्हारा, तो इसके इसलिए हम क्या किए टाइप कास्ट कर दिए इसको कि हम जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट इंटीजर में ना आकर के फ्लोट में आए। तो अब ये इसका 2.25 आएगा। क्लियर है? तो ये छोटा सा एक एग्जांपल था, ये तो सबको पता हो। ओके चलो अब हम लोग आते हैं अपने फंक्शन पे। तो देखो यही फंक्शन है, पूरा सी हमारा फंक्शन है। सी को फंक्शनल लैंग्वेज ही कहा जाता है और प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इसी के कारण कहा जाता है। या इसको जो हम शुरुआत में और भी देखे थे, सारा नाम इसी के चलते, क्योंकि सी का सबसे बेसिक फीचर यही है कि सी में हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को अलग अलग ब्लॉक में ब्रेक करके अलग अलग फंक्शन के थ्रू हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जो अभी तक हम लोग सारा प्रोग्राम एक जगह पे लिखते थे, पूरा प्रोग्राम एक जगह पे लिख दिए, उस प्रोग्राम को एक जगह पे नहीं लिख करके हम उसको अलग अलग फंक्शन में डाल सकते हैं। अलग अलग फंक्शन में डाल करके हमको, जैसे मान लो हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम दिए, कैलकुलेटर का प्रोग्राम दिए, तो अगर हमको फंक्शन नहीं पता है तो तुम क्या करोगे, एक ही मेन के अंदर में एडिशन भी करोगे, सब्ट्रैक्शन भी करोगे, डिवीजन भी करोगे, मल्टीप्लिकेशन भी करोगे। लेकिन अगर फंक्शन पता है तो हम क्या किए, एक ऐड नाम का फंक्शन ऐड बना दिए, एक सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन बना दिए, एक डिवीजन नाम का, एक मल्टीप्लिकेशन नाम का। अब हम क्या किए, स्विच स्टेटमेंट लगा दिए और बोले कि यूजर जब अगर प्लस प्लस टिपे तो आप क्या करिए, ऐड वाले फंक्शन को कॉल कर दीजिए। ऐड वाले फंक्शन को स्विच का हमको पता है केस के थ्रू, अगर माइनस टिपे माइनस वाले फंक्शन को, तो मेरा प्रोग्राम एक इजी हो गया ना। अब तुम्हारे मेन के अंदर कोई तुमको लॉजिक नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा लॉजिक तो पूरा बाहर में लिखा हुआ है, तुम्हारा लॉजिक पूरा बाहर में लिखा हुआ है तुम्हारा। देखो जैसे ये प्रोग्राम है, अभी यहाँ हम क्या किए, ये जैसे यहाँ पे हमको था कि हेलो को प्रिंट करना था, हेलो के बाद अपना नेम प्रिंट करना था, लेकिन हम यहाँ पे कुछ भी नहीं किए। हेलो के बाद हमको अपना नेम प्रिंट करना था, तो तुमको पता है नेम प्रिंट करना है तो या तो हमको इसको नाम देना पड़ेगा, नेम को हमको नेम देना पड़ेगा, या हमको यूजर से नेम लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ काम हम मेन में नहीं किए, वो सारा काम हम क्या किए, एक अलग फंक्शन क्रिएट कर दिए प्रिंट नेम नाम का, इसके अंदर हम ले रहे हैं और इस फंक्शन को जस्ट कॉल कर रहे हैं। यही तो सी का बेनिफिट है कि हमको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को, हम डाटा स्ट्रक्चर तक का प्रोग्राम हमको दिखाए थे कि देख रहे थे उसमें पुश पॉप और पीक था, 3 अलग अलग ऑपरेशन था, तीनों का कितना बड़ा बड़ा लॉजिक था। अगर उसको हम डायरेक्टली मेन में लिखते तो कितना मेरा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो जाता। अगर हम उसको डायरेक्टली मेन में लिखते, वेट देखते हैं कहीं मिल जाए वो, ये देखो हमारा कितना, अगर हम एक देखे इसका प्रोग्राम, देखो ये पुश का प्रोग्राम हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम है, ये हमारा यहाँ से लेकर के लाइन नंबर 39 से लेकर के हमारा कहाँ तक गया हुआ है, लाइन नंबर 60 तक गया हुआ है, अगर नहीं 57 तक, 39 से 57 तक गया हुआ है। फिर हमारा पॉप का जो है, पॉप का भी ऐसे यहाँ से अगर हम उठाए 65 से लेकर के 74, अगर ये सब एक ही जगह पे रहता, तुम्हारा मान लो मेन में एक ही जगह पे मेन में रहता तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता, कोई रीड करता तो पता नहीं चलता कहाँ पे पुश कर रहा है, कहाँ पे पॉप हो रहा है, कुछ कंफ्यूज होता। लेकिन अभी हमको कोई भी कोड कितना रीडेबल हो गया। अगर ये प्रोग्राम हम तुमको दे दे तो तुम यहाँ देखोगे, पहले तो चलो मेन में आओगे, मेन में देखोगे कि क्या किए हुए सर क्या किए हुए कि केस 1 जब अति रहे तो पुश नाम का फंक्शन को कॉल किया। अब पुश नाम के फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, चलो नीचे देखते हैं। तो तुम यहाँ आओगे, अच्छा यहाँ पे देखिए सर क्या क्या किया है मेन में, तो ये क्लियर रीडेबल हो गया ना। यही तो फंक्शनलिटी, इसलिए तो सी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इजीली लिखा गया। ऑपरेटिंग सिस्टम भी पहला जो सी में था इसलिए तो इजीली लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे क्या कर सकते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेरा अलग अलग पार्ट था, सारे पार्ट को हम एक अलग अलग फंक्शन में डाल दिए।
अलग अलग फंक्शन में डाल दिए, तो हम अब, और जब हमको वर्क करना है तो हम उसको कॉल कर लिए अपने मेन के अंदर, वो मेन के अंदर कॉल कर लिए, एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद वो फंक्शन खत्म। फिर दूसरा फंक्शन वैसे कॉल हुआ, एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद वो फंक्शन खत्म। तो मतलब आ रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे मेन के अंदर आ रहा है, अपना काम कर रहा है, फिर चला जा रहा है, आ रहा है, काम कर रहा है, चला जा रहा है। क्लियर हो रहा है ये? देखो बहुत डीप में जाकर के बता रहे हैं, इतना डीप में हमको नहीं लगता कोई, शायद टीचर कोई भी नहीं बताएंगे इतना डीप में जाकर के, बहुत डीप में जाकर बता रहे हैं। और मेन मोटिव क्या है बताने का इतना डीप में, कि एटलीस्ट फंक्शन तो सब पढ़े होंगे कि क्या है, लेकिन फंक्शन का वर्किंग क्या है, कैसे फंक्शन वर्क कर रहा है, ये चीज को समझना है। ये चीज ही नहीं सकता स्टूडेंट कि उनको पूरा पता है फंक्शन क्या है, फंक्शन में हम लिखेंगे कैसे, फंक्शन बनाने आता है, लेकिन फंक्शन एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है ये पता नहीं है। उससे कोई पूछ दे कि अच्छा ये फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है, तो उसको बोलेगा फंक्शन डिफिनीशन लिखो, फंक्शन कॉलिंग लिखो, फंक्शन ये लिखो। अरे ये तो वो तो उसका फंक्शन का टाइप है, सिंटैक्स है, लेकिन फंक्शन वो सिंटैक्स कैसे वर्क कर रहा है ये तो पता हो। तो हम पहले फंक्शन क्या करते हैं, डिक्लेयर किया, फंक्शन डिक्लेयर किया तो मेरा एक फंक्शन क्रिएट हो गया, फंक्शन एक क्रिएट हो गया। उसके बाद फंक्शन का हम डिफिनीशन दिए, फंक्शन डिफिनीशन और फंक्शन कंप्लीट हो गया। जब कॉल किए तो वही तो कॉल हो रहा है। तो ये कह रहा है इन सी वी डिवाइड ए लार्ज प्रोग्राम इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नोन एज फंक्शन। हम सी में क्या करते हैं, एक लार्ज प्रोग्राम को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, जिसको हम फंक्शन कहते हैं। द फंक्शन कंटेन द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैसेस। अब फंक्शन क्या करता है, तुमको एक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को कंटेन करता है, जो कि कर्ली ब्रैसेस से इनक्लोज रहता है। यहाँ भी कर्ली ब्रैसेस से, क्योंकि तुमको पता है कि यहाँ भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर एक लाइन अगर हम फंक्शन में लिखेंगे तो हम बिना कर्ली ब्रैसेस का भी लिख सकते हैं, लेकिन फंक्शन में जनरली एक लाइन कभी लिखते नहीं है। फंक्शन में तुम्हारा एक से ज्यादा लाइन ही होगा, 3-4 लाइन कम से कम होगा ही। अगर एक लाइन लिखना रहेगा तो हम फंक्शन क्रिएट ही क्यों करेंगे। अगर एक लाइन का हमको वर्क करना रहेगा तो उसके लिए फंक्शन क्रिएट करने का मतलब ही नहीं है, उसको हम डायरेक्ट मेन में वर्क कर सकते हैं। इसलिए फंक्शन में हमेशा 3-4 लाइन से ऊपर ही रहता है। A function can be called multiple times to provide reusability and modularity to C program. अभी एक यहाँ पे फीचर बताया कि क्या है, तो फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, और ये हमारे कोड को क्या दे रहा है, प्रोग्राम को, एक तो प्रोग्राम के कोड को रीयूज करने का, बार बार यूज करने का, और मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलर उसको थी कि अगर हमको मान लो एक ऐड करना है, ऐड का अगर हम एक फंक्शन क्रिएट करके रख दिए, अब हम अपने प्रोग्राम में हमको 10 जगह पे ऐड करना है, तो हमको वहां पे तो सिर्फ फंक्शन कॉल करना है ना, और नहीं तो हमको 10 जगह पे फिर फंक्शन का a प्लस बी लिखना पड़ता। और अभी हमको वो चीज लिखना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम एक फंक्शन को बाहर क्रिएट करके रख दिए हुए हैं मेन के बाहर में। मेन के फंक्शन हमेशा मेन के बाहर क्रिएट करते हैं, तो मेन के बाहर हम क्रिएट करके रख दिए, अब उस फंक्शन को हमको जस्ट अपने मेन के अंदर कॉल करना है, हम फंक्शन को कॉल करना है, हम प्रोटोटाइप तैयार करके रख दिए, उसको सिर्फ कॉल करना है, तो ये काम। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ फंक्शन क्रिएट ए प्रोग्राम। अब यहाँ कह रहा है कि एक दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि सी का कोई भी एक प्रोग्राम जो बनता है वो कलेक्शन ऑफ फंक्शन है। सी का कोई भी प्रोग्राम बनता है वो एक कलेक्शन ऑफ फंक्शन है। द फंक्शन इज आल्सो नोन एज प्रोसीड्यूर और सब रूटीन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब फंक्शन का क्या कर रहा है, फंक्शन हमारा देखो, और यहाँ पे एक्चुअली सटा दिए हुए हैं, फंक्शन को ही हम लोग प्रोसीड्यूर या सब रूटीन कहते हैं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसी फंक्शन के कारण हम सी को प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कहा जाता है वो इसी के कारण, सी के फंक्शन के कारण। क्लियर है यहाँ तक? हेलो सर वर्क फिर बता दीजिएगा, क्या फंक्शन का वर्क। फंक्शन का वर्क क्या कर रहा है, फंक्शन देखो वर्क कुछ नहीं, फंक्शन जो हम लोग अभी तक वर्क कर रहे थे, जो फंक्शन में हम अभी तक वर्क जो हम लोग अभी तक वर्क कर रहे थे, वो वर्क क्या हो रहा था कि हम कुछ मान लो वर्क करते थे। अब उस वर्क को अगर हमको मान लो बार बार यूज करना है तो हमको बार बार वो लिखना है। जैसे एडिशन का, मान एडिशन का हमको काम करना है, एडिशन का काम करना है हमको, अपना एडिशन का वर्क अगर 4 जगह पे करना है तो हमको 4 जगह पे एडिशन का हमको लॉजिक लिखना पड़ेगा, हमको 4 जगह पे एडिशन का लॉजिक लिखना पड़ेगा। एडिशन तो चलो एक छोटा चीज हो गया, हमको स्वैपिंग मान लो करना है, स्वैपिंग करना है तो तुमको पता है कि स्वैपिंग में 3 या 4 लाइन का
लॉजिक होता है कि a इजकल टू a प्लस बी, a इजकल टू a माइनस बी, b इजकल टू a माइनस बी, 3 लाइन का कोड है स्वैप का। ये स्वैपिंग करना है, तो अब हमको मान लो अपने प्रोग्राम में 10 जगह पे स्वैप करना है नंबर को, तो हमको हर जगह पे लॉजिक लिखना पड़ेगा, हर जगह पे लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो कितना चीज ये हो जाएगा हैप्पनिंग, बेकार का हम अपने प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। और उससे बेटर अगर हम अपना प्रोग्राम का एक स्वैप नाम का फंक्शन क्रिएट करें, उसके अंदर पूरा लॉजिक लिख दे, और उस फंक्शन को हमको जहां पे भी वर्क स्वैप करवाना है नंबर, वहां पे हम जस्ट वो फंक्शन कॉल करें, वो फंक्शन को जस्ट कॉल करे और फंक्शन अपना काम कर दे, उसके बाद वो चीज है, तो ये इजी हो जाएगा ना। तो फंक्शन का मेन बेसिक वर्क होता है कोड रियूजेबिलिटी, हम अपने एक स्पेसिफिक लाइंस ऑफ स्टेटमेंट को बार बार अपने प्रोग्राम में यूज कर सके। सबसे बड़ा यूज यही है, कोड रीयूजेबिलिटी। वही देख रहे हैं रीयूजेबिलिटी, ये हम अपने को एक नंबर ऑफ कोड को बार बार मल्टीपल्स टाइम हम यूज कर सके अपने प्रोग्राम में, उस और इवन ये बता दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हो तुम। अगर फंक्शन अभी तो प्रिंटफ देखो फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, एक stdio.h में हम फंक्शन बना के रख दिए और उसको जस्ट इंक्लूड कर दिए। ये काम तुम भी कर सकते हो, तुम एक प्रोग्राम में क्या एक सी का फाइल बनाओ और उस सी के फाइल में सारा कुछ, अभी अगर जब माइक्रोज पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि क्या माइक्रोज अगर पढ़े हम लोग इंटरेस्ट रहोगे तो बताएंगे, तो वहां होता है कि हम लोग बताएंगे कि कैसे हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। ऐसे ही अपना खुद का बनाया हुआ प्रोग्राम भी हमें, खुद का कोई प्रोग्राम बनाए, उसको हम चाह रहे हैं कि हम किसी प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, हम खुद का एक इसी का हेडर फाइल बनाए हुए हैं, उसको इंक्लूड करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो वहां हम क्या किए, हम सारा जैसे कैलकुलेटर का है, हम कैलकुलेटर का एक सारा फंक्शन क्रिएट करके एक फाइल में रख दिए और उस दूसरे फाइल में उसको कॉल कर रहे हैं जस्ट, या अपने एक ही प्रोग्राम में हम अलग अलग ऐड काम बना के रख दिए, और अब जस्ट हम जहां पे ऐड करना है वहां पे हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यही तो काम है। क्लियर हुआ? रवि रंजन तुम कुछ कह रहे थे उस समय? यस सर, हम बोल रहे थे, मेरे को समझ नहीं आया। अभी भी नहीं आया? अच्छा चलो एग्जांपल बोलो। सर नेट प्रॉब्लम के कारण मेरा कट गया है वहाँ। अच्छा चलो कोई नहीं, कोई नहीं, इतना ही समझो कि अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो बेटर क्लियर होगा। अभी थ्योरी सिर्फ देख रहे हैं ना, एग्जांपल देखेंगे तो हम बेटर क्लियर होगा। इतना समझ लो कि फंक्शंस के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमको जो लॉजिक लिखना है किसी चीज के लिए, उस लॉजिक को एक जगह लिख के रख दे रहे हैं, और हम अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स जहां जहां हमको यूज करना है। तो ये बात भी एक मान के चलना होगा कि अगर तुम्हारा एक छोटा मोटा प्रोग्राम के लिए फंक्शन बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि फंक्शन और तुम्हारा प्रोग्राम का ये बढ़ा देगा। अगर छोटा मोटा तुमको प्रोग्राम लिखना है तो वो नहीं है। हाँ, तुमको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अगर लिखना है तुमको, तो फिर वहां फंक्शन है। जैसे डाटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम लिखना है, डाटा स्ट्रक्चर का सारा प्रोग्राम बड़ा बड़ा होता है, तो वहां डाटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम में वहां तुमको फंक्शन बेनिफिशियल है। अब हम कहे तुमको ऐड करने के लिए, ऐड का तुमको पता है कि एक लाइन का कोड है a प्लस बी को, अब उसको तुम एक फंक्शन में पहले फंक्शन का एक इनिशियलाइजेशन कर रहे हो, फिर फंक्शन डिफिनीशन दे रहे हो, फिर फंक्शन कॉलिंग कर रहे हो। बेकार का 4 लाइन तुम्हारा बढ़ गया, एक लाइन के कोड को तुम 4 लाइन में कर रहे हो, तो वहां बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन वहीं अगर एक 40 लाइन का कोड लिखना है जहां पे तुमको 10 बार ऐड करना है, जहां पे 10 बार ऐड करना है, तो वहां तुमको फिर बेनिफिशियल है। तो ये चीज है। क्लियर? अभी आगे देखो एडवांटेज क्या क्या फंक्शन का। तो देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ सी फंक्शन। बाय यूजिंग फंक्शन वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक और कोड अगेन एंड अगेन इन प्रोग्राम। पहला क्या बोला कि फंक्शन के यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सेम लॉजिक या कोड है उसको बार बार प्रोग्राम में लिखने से बचते हैं। हम फंक्शन के हेल्प से सेम जो लॉजिक एक प्रोग्राम में जो सेम लॉजिक या कोड है उसको बार बार लिखने से अवॉइड करते हैं। दूसरा, वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम, we can call C function any number of times in a program and from any place in a program। हम लोग हम लोग क्या कहे कि C के फंक्शन को हम कितने बार भी अपने प्रोग्राम में बुला सकते हैं और कहीं से भी बुला सकते हैं। हम C के फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कितने बार भी बुला सकते हैं और कहीं से भी बुला सकते हैं। तीसरा, we can track a large C program easily when it is divided into multiple functions। तीसरा बोला कि हम लोग एक C के बड़े प्रोग्राम को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, आसानी से उसको पकड़ सकते हैं कि वो क्या कर रहा है अगर वो मल्टीपल फंक्शन से डिवाइडेड हो। एक बड़े सी के प्रोग्राम को आसानी से रीड कर सकते हैं, आसानी से
ये जान सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि अगर जब वो डिवाइड और नहीं डिवाइडेड होगा तो फिर तुमको समझना पड़ेगा, अच्छा ये चाइल्ड लाइन ये क्या कर रहा है, ये चाइल्ड लाइन क्या कर रहा है। और वहीं अगर उस चाइल्ड लाइन को हम एक फंक्शन में डाल दिए तो तुमको पता चल जाएगा, अच्छा ये फंक्शन ऐड कर रहा है, ये फंक्शन स्वैप कर रहा है, ये फंक्शन ये कर रहा है, तो तुम इजीली अपने प्रोग्राम को रीड कर सकते हो। उसके बाद रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ दिस फंक्शन। अब बोला कि रीयूजेबिलिटी यानी हम अपने कोड को बार बार यूज कर सके, ये सबसे मेन अचीवमेंट है सी के फंक्शन का। सी के फंक्शन का सबसे मेन अचीवमेंट क्या है कि हम अपने कोड को बार बार यूज कर सके, इसको रीयूजेबिलिटी कहते हैं। हाउएवर फंक्शन कॉलिंग इज ऑलवेज ए ओवरहेड इन सी प्रोग्राम। अब यहाँ क्या होता है, कहा कि लेकिन फंक्शन कॉलिंग हमेशा क्या रहता है, एक ओवरहेड होता है। अब ओवरहेड क्या होता है, हेडेक मतलब, ओवरहेड मतलब इसका अगर हम डिफिनीशन देखें, ओवरहेड को अगर हम सर्च करें तो क्या होता है, अगर ओवरहेड को हम सर्च करें, ओवरहेड का मतलब क्या होता है, भूमि के ऊपर छोड़ो, ये कुछ अलग दे रहा है, एक मिनट रुको, दिखाते हैं कैसे हम इसको सर्च करेंगे। इस पे ओवरहेड इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में ओवरहेड का मतलब क्या होता है, तो इन कंप्यूटर साइंस ओवरहेड इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस और इनडायरेक्ट कंप्यूटेशन टाइम मेमोरी। तो ओवरहेड मतलब कि ये तुम्हारे एग्जीक्यूशन के टाइम को बढ़ाता है। ओवरहेड मतलब कहने का मतलब कि जो अभी बताए थे कि कंप्यूटेशन टाइम को या तुम्हारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम को ये बढ़ाता है। क्योंकि वहां तुम जब फंक्शन कॉल कर रहे हो तो तुमको पता है कि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम जब, तो फंक्शन को कॉल, अगर मान लो ऐड नाम का फंक्शन है, ऐड नाम का फंक्शन को हम अगर कॉल कर रहे हैं तो तुमको पता है कि वो फंक्शन का डिफिनीशन इनिशियल अति को पता नहीं है, हमारे प्रोग्राम को पता नहीं है। तो जब तुम ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करोगे तो वो बैक जाएगा, वो प्रोग्राम में बैक जाकर के पूरे प्रोग्राम में ढूंढेगा कि ऐड नाम का फंक्शन कहाँ है। ऐड नाम का फंक्शन जहां उसको मिलेगा वहां से पहले उसका डिफिनीशन लेगा, और डिफिनीशन लेकर के फिर वापस आकर तुम्हारे उस प्लेस पे आकर के वहां पे अप्लाई करेगा उसको। तो ये क्या करता है, ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम को बढ़ा देता है। तो यही, ऐसा कुछ भी चीज कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, ऐसा कोई भी प्रोग्राम या ऐसा कोई भी चीज जहां पे तुम्हारा एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाए तो उसको ओवरहेड एक कीवर्ड है, एक्चुअली कंप्यूटर का कीवर्ड है ओवरहेड। कि अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में कोई भी एक प्रोग्राम या कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो तुम्हारा एग्जीक्यूशन, सॉरी कोई भी एक प्रोसेस जो तुम्हारे एग्जीक्यूशन टाइम को बढ़ाएगा तुम्हारे प्रोग्राम, उसको हम ओवरहेड कहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। तो यही हुआ कि कंप्यूटर के फील्ड में अगर कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम जो तुम या प्रोसेस जो तुम्हारे के उस प्रोग्राम के या सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन टाइम को बढ़ाता है तो उसको हम लोग ओवरहेड नाम देते हैं। यही कहा कि एक यहाँ क्या है, फंक्शन कॉलिंग हमेशा एक ओवरहेड होता है, क्योंकि यहाँ वो एग्जीक्यूशन टाइम को बढ़ा रहा है। फंक्शन कॉल हो रहा है तो फंक्शन कॉल हो रहा है तो फिर फंक्शन का बैक जाकर के वो क्या कर रहा है, डिफिनीशन उठा रहा है, तब आकर के इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो डिफिनीशन उठाने में मान लो 2 सेकंड लगाया तो तुम्हारा प्रोग्राम तो 2 सेकंड डिले हो गया ना। तो यही हुआ। अब कहा कि फंक्शन का एस्पेक्ट क्या है सी के फंक्शन का, तो सी के फंक्शन का 3 एस्पेक्ट है। पहला फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा फंक्शन कॉल, फंक्शन डिफिनीशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली इन ए सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर अबाउट फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। अब फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, तो कह रहा है कि सी में क्या करना है, सी के प्रोग्राम में एक फंक्शन को तुमको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ता है ताकि तुम अपने कंपाइलर को बता सको उस फंक्शन का नाम, उसका पैरामीटर और उसका रिटर्न टाइप। बोला सी के प्रोग्राम में हमको क्या करना पड़ता है, फंक्शन को ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ता है ताकि हम अपने कंपाइलर को ये बता सके कि मेरा फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का पैरामीटर क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है। उसके बाद दूसरा होता है फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अब कहा कि फंक्शन को एक प्रोग्राम में कहीं से भी कॉल किया जा सकता है। द फंक्शन लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिफिनीशन। जब द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिफिनीशन। उसके बाद बोला एक यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि तुम्हारा जो पैरामीटर का लिस्ट है, पैरामीटर जितने पैरामीटर वहां तुम दिए हो डिफिनीशन डिक्लेरेशन में, उतने पैरामीटर को तुम कॉल कर सकते हो। पैरामीटर अभी आगे देखेंगे कि पैरामीटर क्या होता है। तो इतना अभी जान लो कि जितना पैरामीटर हम फंक्शन डिक्लेरेशन में दे रहे हैं उतना ही, अगर 2 दे रहे हैं तो हमको 2 कॉल में भी रहना चाहिए, ना 1 रह सकता है ना 3 रह सकता है। अगर 2 दिए हैं तो 2 ही रहना चाहिए, ना 2 से कम होगा ना 2 से ज्यादा होगा। 3 दिए हैं तो 3 ही रहना चाहिए पैरामीटर।
3 पैरामीटर अगर हम फंक्शन के डिक्लेरेशन में दे रहे हैं तो मेरा फंक्शन कॉलिंग में भी 3 पैरामीटर रहना चाहिए। 3 से ज्यादा होगा तब भी एरर देगा, 3 से कम होगा तब भी एरर देगा। उसके बाद कह रहा है वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शन एज इट इज डिक्लेयर्ड इन फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके बाद एक और पॉइंट कि हम उतने ही फंक्शन को पास कर सकते हैं, उतने नंबर ही फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जितना हम डिक्लेयर किए हैं। अगर हम डिक्लेयर 2 फंक्शन किए हैं तो हम अपने प्रोग्राम में 2 ही फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर हमको तीसरा फंक्शन को यूज करना है तो हमको पहले वो डिक्लेयर करना पड़ेगा टॉप पे जाके ग्लोबली मेन के बाहर में, क्योंकि हमको ग्लोबली डिक्लेयर करना है तो बता दे कि ग्लोबल फंक्शन हमेशा मेन के बाहर में, ग्लोबल फंक्शन या ग्लोबल वेरिएबल जो भी होगा वो मेन के बाहर में, क्योंकि तुमको पता है मेन भी एक फंक्शन है, और अगर मेन और फंक्शन के केस में तुमको लोकल पैरामीटर और लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल आगे देखेंगे क्या होता है। लोकल वेरिएबल का जो है ये समझ, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसका वैल्यू या जिसका लाइफ सिर्फ फंक्शन पर होता है। वो फंक्शन के बाहर निकलोगे वो उसका लाइफ खत्म हो जाएगा, और ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ पूरे प्रोग्राम में रहता है। तुम्हारा प्रोग्राम जब तक रन करेगा तब तक ग्लोबल वेरिएबल का तुम कहीं भी कर सकते हो, और लोकल वेरिएबल तुम्हारा सिर्फ फंक्शन के ब्लॉक के अंदर वर्क करता है। ब्लॉक तुम्हारा खत्म हुआ, फंक्शन के बाहर निकले, उसको नहीं पता है कि अगर तुम फंक्शन के अंदर इंट x यूज किए, x यूज कर 10 दे दिए, बाहर निकल गया, उस x का वैल्यू उसको पता नहीं, तुम बाहर में x प्रिंट करके देखो एरर देगा, क्योंकि x का वैल्यू उसको अंतर तक ही था, बाहर उसका नहीं पता। ये चीज होता है, यही चीज कहा कि हमको यहाँ पे यही ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना नंबर ऑफ फंक्शन कॉल किए उतना ही फंक्शन हम डिक्लेयर किए उतना ही कॉल कर सकते हैं। और तीसरा फंक्शन डिफिनीशन, इट कंटेन द एक्चुअल स्टेटमेंट व्हिच आर एग्जीक्यूटेड। अब फंक्शन डिफिनीशन क्या करता है, ये वो एक्चुअल स्टेटमेंट को कंटेन करेगा जो तुम्हारे फंक्शन के कॉल होने पे एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन डिफिनीशन उस एक्चुअल स्टेटमेंट को कंटेन करेगा जो तुम्हारे फंक्शन के कॉल होने पे एग्जीक्यूट होगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू विच द कंट्रोल कम्स व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड। अब कह रहा है कि ये तुम्हारा जो फंक्शन का एस्पेक्ट, जितने भी एस्पेक्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पे कंट्रोल आता है जब फंक्शन तुम्हारा कॉल किया जाता है। बोला फंक्शन डिफिनेशन हमारे फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 3 एस्पेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, फंक्शन डिफिनेशन, कॉल और डिफिनेशन। तो इस तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा फंक्शन डिफिनेशन, जहां पे तुम्हारा कंट्रोल आएगा जब तुम्हारा फंक्शन कॉल होता है। हियर वी मस्ट नोटिस दैट ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम फंक्शन। अब यहाँ एक और बात बोला, देखो ध्यान रखने का, कि ये बात तुमको यहाँ याद रखना पड़ेगा कि हम फंक्शन से हमेशा एक ही वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। हम हमेशा फंक्शन से एक ही वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। और अगर तुमको याद होगा तो जब पॉइंटर पढ़ा रहे थे वहां ये बात बताई थी कि पॉइंटर के हेल्प से हम फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम फंक्शन से क्या कर सकते हैं, एक ही वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन पॉइंटर एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके हेल्प से हम अपने फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, ये हुआ। अब यहाँ देखो सिंटैक्स इसका क्या है, फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। पहले तुमको रिटर्न टाइप बताना पड़ेगा, फिर फंक्शन नेम बताओ, फिर इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में वो पैरामीटर की जितना तुमको ये फंक्शन को तुम पैरामीटर पास करोगे, पैरामीटर इन सेंस वैल्यू, कि जो वैल्यू तुमको पास करना है, तुमको जो वैल्यू पास करना, अभी आगे देखेंगे क्या उसके अंदर कोड। अब फंक्शंस के टाइप क्या होते हैं, तो 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जो प्रिंटफ हुआ, जैसे प्रिंटफ हुआ, स्कैनफ हुआ, स्कैनफ यूज किए थे। उसके बाद और यूज कर रहे थे तुम एक और फंक्शन गेट ch यूज करते थे, CLR SCR यूज करते थे। ये सब क्या था, लाइब्रेरी फंक्शन था जो हमारा एक लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन था। उसके लिए हमको स्टूडियो को इंक्लूड करना पड़ता था, कोनियो को इंक्लूड। तो ये सब लाइब्रेरी फंक्शन है। कह रहा आर द फंक्शन व्हिच आर डिक्लेयर्ड इन C हेडर फाइल सच एज स्कैनफ, प्रिंटफ, गेट्स, पुट्स, सेल, फ्लोर etc। अब सेल और फ्लोर ये दोनों math.h के अंदर में डिक्लेयर्ड है। ये दोनों क्या करता है, राउंडिंग का काम करता है। ये तुम्हारे जो भी वैल्यू है उसको राउंड कर देगा नियरेस्ट में, तो ये math.h में डिक्लेयर रहता है। और बाकी सब तो पता है, स्कैनअप, प्रिंटफ तुमको स्टूडियो में, स्कैनअप और प्रिंटफ तुमको studio.h में है, इस दोनों का वर्क पता है। गेट्स और पुट्स तुम्हारा string.h में रहता है। और ये हम लोग स्ट्रिंग्स, जब स्ट्रिंग पढ़ते हैं तो स्ट्रिंग के केस में अगर हमको लेना है तो गेट का काम करते हैं, और प्रिंट करना है तो पुट्स। जब स्ट्रिंग के साथ हम डील करते हैं वहां स्कैनअप और प्रिंटफ वर्क
करता है लेकिन अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो फिर वहां हमको क्या करते हैं, गेट्स और पुट्स का यूज करते हैं। ये string.h में डिक्लेयर रहता है। क्लियर है यहाँ तक? और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जो यूजर डिफाइन करता है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन आर फंक्शन व्हिच आर क्रिएटेड बाय C programmer so that he or she can use it many times. It reduce the complexity of a big program and optimize the code. अब कह रहा है यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो C प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किया जाता है और उसको मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा सकता है। ये क्या करता है, एक बड़े प्रोग्राम के कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और हमारे कोड को ऑप्टिमाइज भी करता है। यही देखो टाइप। रिटर्न टाइप होता है हमारा फंक्शन का, हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। क्या ज्यादा हो रहा है क्या? हेलो सर एग्जाम समझा दीजिए। वही ज्यादा हम यहाँ तक छोड़, यहाँ तक इतने तक हम बता करके, ये जो 4 टाइप है ये बता करके हम आज छोड़ देंगे तुम्हारा। ये 4 टाइप का जो एस्पेक्ट है कॉलिंग का वो बता करके छोड़ देंगे, क्योंकि इतना तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा वर्क हो जाएगा। तो फिर इतने करोगे, ये नहीं समझोगे तो आगे फिर समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल हम बता, अब एग्जाम्पल बताने से पहले अभी डिस्कस तो कर ले। रिटर्न टाइप होता है, देखो ये रिटर्न वैल्यू क्या होता है। तो कह रहा है कि ये सी फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। अब कह रहा है कि सी का फंक्शन जो होता है वो ये जरूरी नहीं कि वैल्यू रिटर्न करेगा, वो रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी रिटर्न करता है। कह रहा है इफ यू डोंट हैव टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन यूज वॉइड फॉर रिटर्न टाइप। अब कह रहा है कि अगर तुमको फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना है तो उस केस में तुम क्या करो, वॉइड यूज करो। बोला सी का फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता भी है नहीं भी करता। अगर नहीं करवाना तो वॉइड यूज करो। अब लेट एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे यहाँ हम क्या किए, वॉइड नाम का रिटर्न टाइप लिया है, हेलो नाम का हम फंक्शन डिक्लेयर किए। और याद रखना फंक्शन के बाद हमेशा ये तुम दोगे, ये नहीं दोगे। यही तुम्हारा पहचान है कि तुम्हारा ये फंक्शन है। ये जो पैरेंथेसिस है, ये पैरेंथेसिस ही पहचान है तुम्हारा कि तुम ये हेलो तुम्हारा फंक्शन है। अगर ये पैरेंथेसिस नहीं दोगे तो तुम्हारा ये नॉर्मल वेरिएबल हो जाएगा। तो जब भी फंक्शन लिखोगे याद रखना कि ये पैरेंथेसिस को हमेशा यूज करना है। अब विदाउट रिटर्न टाइप का देखो, ये वॉइड है या कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। If you want to return any value from the function, you must need to use any data type such as int, long, char, etc. The return type depend on the value to be returned from the function. अब कह रहा है कि अगर तुमको अपने फंक्शन से कोई भी वैल्यू को रिटर्न करवाना है तो तुमको हमेशा डाटा टाइप को यूज करना पड़ेगा। जो हमारा डाटा टाइप है int, long, char, इसी सबको। अब तुम्हारा वो रिटर्न टाइप डिपेंड करेगा कि तुम हाँ, रिटर्न टाइप तुम्हारा डिपेंड करेगा कि तुमको कैसा वैल्यू रिटर्न करना है। अगर तुमको अपने फंक्शन से इंटीजर रिटर्न करना है तो रिटर्न टाइप तुमको इंट रखना पड़ेगा। अगर तुमको फ्लोट रिटर्न करवाना है तो फ्लोट रखना पड़ेगा। गेट करना, जैसे देखो यहाँ पे ये गेट नाम का फंक्शन है, ये गेट नाम का फंक्शन है। इससे इसको रिटर्न करवाना था 10, इसको रिटर्न 10 करवाना था। और 10 हमको पता है इंटीजर टाइप, इंटीजर डाटा टाइप, तो इसलिए इंट गेट यूज किया। क्लियर? In the above example, we have to return 10 as a value, so the return type is value. If you want to return floating value, example 10.2, 3.1, you need to use float. अब जैसे यहाँ देखो 10.2 रिटर्न करवाना था तो हम अपना गेट का टाइप फ्लोट रखे। वहाँ हमको रिटर्न इंटीजर करवाना था तो हम अपना फंक्शन का टाइप इंट रखे, रिटर्न टाइप। यहाँ हमको यदि फंक्शन से फ्लोट रिटर्न करवाना था तो फंक्शन का फ्लोट रखे। क्लियर है? हेलो? हाँ, तो ये तो फंक्शन हमारा डिक्लेयर करने का था। फंक्शन को कॉलिंग करने का 4 तरीका होता है, अगर पढ़े होगे। इसको होता है 4, क्या होता है, विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न, विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न, विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न एंड विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न। 4 टाइप कौन कौन सा है? पहला बेसिक याद ऐसे रखना है, देखो याद करने का तरीका हम बता देते हैं। तुमको सिर्फ 2 टर्म याद रखना है कि फंक्शन के केस में क्या होता है, आर्गुमेंट और रिटर्न। आर्गुमेंट और रिटर्न। आर्गुमेंट क्या होता है, तो वो वैल्यू होता है जो हम अपने फंक्शंस को देते हैं। आगे अभी देखेंगे आर्गुमेंट वो होता है जो वैल्यू, और रिटर्न हमको पता है कि वो होता है जो रिटर्न। ये 2 कीवर्ड पे ही क्या हो रहा है, इस 2 कीवर्ड पे 4 केस बन रहा है। 2 कीवर्ड पे 4 केस बन रहा है। कैसे कैसे? एक केस में जिसमें दोनों में से कुछ नहीं रिटर्न करवाएगा, ना आर्गुमेंट है ना रिटर्न करवाएगा कुछ। पहला केस क्या है, जहां पे ना फंक्शन को कुछ आर्गुमेंट दिया गया है ना वो कुछ रिटर्न करवा रहा है। दूसरा केस क्या है,
दूसरा केस है कि उसको कुछ आर्गुमेंट दिया जा रहा है लेकिन वो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। तीसरा केस क्या है, उसको आर्गुमेंट नहीं दिया जा रहा है लेकिन रिटर्न कर रहा है। चौथा केस है कि आर्गुमेंट भी दिया जा रहा है और रिटर्न भी कुछ कर रहा है। पहला केस था कि उसको कुछ आर्गुमेंट नहीं दिया जा रहा है और कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है। दूसरा केस था कि उसको कुछ आर्गुमेंट दिया जा रहा है लेकिन वो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। तीसरा केस था उसको कुछ आर्गुमेंट नहीं दिया जा रहा है लेकिन वो रिटर्न कर रहा है। और चौथा की आर्गुमेंट भी दिया जा रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है। यही था विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न, विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न, विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न। ये फंक्शन कॉलिंग का 4 प्रॉपर्टी है, ये 4 एस्पेक्ट है फंक्शन कॉलिंग का। यही देखो, अब इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे ये पहला केस देखो, इस केस में क्या है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। अब एग्जांपल अभी बोले थे, ये देख लो कैसे कर रहा है। यहाँ क्या किया, पहले ये पार्ट क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन, कि हमको प्रिंट नेम नाम का एक फंक्शन को यूज करना था। ये क्या किया, मेन के पहले प्रिंट नेम नाम का फंक्शन को डिक्लेयर किया। उसके बाद हम बताए थे कि सी हमेशा टॉप टू डाउन अप्रोच को यूज करता है, इसलिए बोले थे कि जब फंक्शन लिखना तो उसको मेन के नीचे लिखना। बहुत किताब क्या करती है, इसको ऊपर लिखती है, वो गलत है। अगर C++ में हम ये काम करें कि फंक्शन को ऊपर लिखे, मेन को बाद में लिखे, तो सही है। लेकिन सी में अगर हम मेन के ऊपर फंक्शन लिख रहे हैं तो बाय सिंटेक्टिकली वो गलत है। अगर सिंटेक्स की हम बात करें, सी के सिंटेक्स की बात करें या सी के प्रोग्रामिंग कंसेप्ट की बात करें तो गलत है। सी हमेशा टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करता है कि ये क्या करेगा, जैसे यहाँ आ रहा है, इंक्लूड को पहले रीड किया, इंक्लूड के नीचे आएगा प्रिंट नेम को ही रीड किया, प्रिंट नेम को रीड करेगा, उसके बाद ये मेन में इंटर करेगा, मेन में ये हेलो को प्रिंट करेगा, उसके बाद इसको प्रिंट नेम मिलेगा। प्रिंट नेम मिलेगा तो ये बोलेगा अच्छा इस प्रिंट नेम का डिफिनीशन क्या है, ये बाहर आकर के नीचे आएगा और नीचे आकर के ये चेक करेगा। इसको यहाँ प्रिंट नेम मिल गया, इस प्रिंट नेम में घुसेगा जावा टिक पॉइंट, इस जावा टिक पॉइंट को यहाँ से उठा करके यहाँ पे लाके पटक देगा, क्योंकि यहाँ प्रिंट एफ है, यहाँ पे ये ला करके पटक देगा। तो ये चीज हो रहा है, हेलो जावा टिक पॉइंट। क्लियर है ये? और यहाँ देखो हम क्या करें, अपने फंक्शन में कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं और हम अपने फंक्शन से कुछ रिटर्न भी नहीं करवा रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट काम सही है, देखो सब चीज। सम नाम का हम फंक्शन को यहाँ पहले फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं, फिर मेन के अंदर में हम मैसेज दे रहे हैं कि गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर, ये जस्ट मैसेज है। उसके बाद हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मेरा रिटर्न टाइप यहाँ void था मेरा। अच्छा ये सेम एग्जांपल, उसी का एग्जांपल है, सॉरी ये दूसरा नहीं, उसी का एक दूसरा एग्जांपल है कि यहाँ भी देखो सम नाम का फंक्शन, सम के अंदर में हम क्या किए, 2 वेरिएबल ले रहे हैं हम फंक्शन के अंदर, जो पहले मेन के अंदर करते थे हम फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। सम नाम के फंक्शन में हम 2 वेरिएबल ले रहे हैं, फिर यूजर को बोले 2 नंबर इनपुट करिए, उसको स्कैनर के थ्रू ये कर ली और लास्ट में प्रिंट कर दे रहे हैं। यहाँ भी देखो कुछ नहीं है, ये देखो आउटपुट दे दिया। अब अगला टाइप जो है कि विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न, जहां आर्गुमेंट कुछ नहीं रहेगा लेकिन कुछ रिटर्न करेगा। यहाँ देखो सेम काम है, सम नाम का फंक्शन को है, सम को हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। पहले फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन का देखो फंक्शन को यहाँ कॉल किए मेन में, और इसको कैसे कॉल करेंगे, इसको हमको एक्चुअली ये फंक्शन को हमको यहाँ प्रिंट करवाना है। जब ये विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न होगा, अगर रिटर्न वाला केस रहेगा तो याद रखना कि फंक्शन रिटर्न के केस में क्या होगा, तुम्हारा फंक्शन सब कुछ काम करेगा लेकिन फंक्शन का आउटपुट तुम्हारे मेन में प्रिंट होगा। रिटर्न के केस में क्या होगा, विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न के केस में क्या होगा कि फंक्शन सब कुछ अपने अंदर करेगा लेकिन प्रिंट वो यहाँ करेगा। फंक्शन इनपुट भी अपने अंदर लेगा, प्रोसेस भी अपने अंदर करेगा, लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो तुम्हारे मेन में प्रिंट होगा। यहाँ देख रहे हो सब कुछ इनपुट भी ले रहा है यूजर से, उसका ऑपरेशन भी कर रहा है, लेकिन रिटर्न क्या कर दे रहा है, A+B जोड़ करके रिटर्न कर दे रहा है। और यहाँ हमको उसको रिसीव करना है, तो रिसीव करने के लिए कोई तो चाहिए जिसके अंदर हम रिसीव कर करके करेंगे। तो एक रिजल्ट नाम का हम वेरिएबल लिए, इसके अंदर हम अपने फंक्शन का जो रिटर्न है, फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है उसको रिजल्ट में स्टोर किए और इसको प्रिंट कर दिए। क्लियर है ये? हेलो, यस सर। क्लियर हुआ नहीं है? हाँ चलो अगला देखते हैं हम लोग। ये चलो एग्जाम्पल है वही, फिर वही एग्जाम्पल है, देखो यहाँ भी वही काम किया कि मैसेज सम नाम का वैल्यू को दे, फंक्शन लिया,
मैसेज दे दिया कि गोइंग टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया, फ्लोट एरिया नाम का एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर स्क्वायर को रिटर्न करवा रहा है, स्क्वायर फंक्शन का रिटर्न टाइप को एरिया के अंदर स्टोर करवा रहा है और इसको प्रिंट कर रहा है। अब स्क्वायर फंक्शन के अंदर देखे तो क्या किया, फ्लोट साइड नाम का एक फ्लोट वेरिएबल लिया, इसको प्रिंटफ के अंदर प्रिंट मैसेज दिया कि आप यूजर्स को कि आप डालिए क्या आपको करना है, और लास्ट में ऑपरेशन करवा करके रिटर्न कर दिया। तुम ऐसे भी रिटर्न करवा सकते हो, यहाँ तुम एक तीसरा वेरिएबल ले लो, मान लो जैसे यहाँ पे एरिया नाम का वेरिएबल है, एरिया इक्वल टू साइड रिटर्न एरिया, ऐसे भी तुम करवा सकते हो। यहाँ क्या कर रहा है, ऑपरेशन के साथ रिटर्न कर रहा है। और तुम चाहो तो इस स्कैनफ के बाद में हम क्या कर सकते हैं, स्कैनफ के बाद में एक और वेरिएबल ले रहे एरिया नाम का, और एरिया इक्वल टू साइड कर दे और लास्ट में रिटर्न कर दे सिर्फ एरिया को, ये काम भी कर सकते हो। तीसरा टाइप हमारा क्या है कि जहां पे क्या रहेगा, तीसरे टाइप में कि हमारा यहाँ पे आर्गुमेंट रहेगा लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करेगा। इस केस में याद रखना कि हमारा क्या करेगा, तुम्हारा इस केस में सारा काम तुम्हारा मेन करेगा, लेकिन तुम्हारा सिर्फ क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा, तुम्हारा सिर्फ प्रिंटिंग का काम करेगा। सेकेंड केस में क्या कर रहा था, सारा काम हमारा फंक्शन कर रहा था। जब हमारा विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न था, उस केस में सारा काम हमारा क्या कर रहा था, फंक्शन कर रहा था, और जो प्रिंटिंग का काम कर रहा था फाइनल रिजल्ट प्रिंट करने का, वो हमारा मेन कर रहा था। और जब तीसरा केस है कि जिस केस में हमारे विथ आर्गुमेंट है और विदाउट रिटर्न है, यहाँ पे सारा काम तुम्हारा मेन करेगा, लेकिन तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको प्रिंट करेगा तुम्हारा फंक्शन। तो यहाँ देखो वही काम कर रहे हैं, ए और बी नाम का वेरिएबल लिए, मैसेज दिए कि गोइंग टू कैलकुलेट द सम, फिर हम बोले कि इंटर 2 नंबर, स्कैनफ हम किए कि तुमको एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी, और ये देखो पैरामीटर को ऐसे अभी बताए हुए थे, पैरामीटर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो पैरामीटर क्या ये डिक्लेरेशन क्या है इसका, इंट। चूंकि यहाँ पे क्या किए हुए हम, अगर यहाँ इंट ए लेते एरर बता देता, इंट ए लेते तो एरर बता देता कि एरर अभी, क्योंकि वहां पे हम अभी तक ए डिक्लेयर नहीं किया, तो इसलिए हम यहाँ पे पैरामीटर क्या लेते हैं डिक्लेरेशन के समय में, सिर्फ उसका डाटा टाइप, कि हम जो अपना पैरामीटर का डाटा टाइप है उस डाटा टाइप को यहाँ लेते हैं। यहाँ अगर कोई वेरिएबल लेंगे तो तुमको पता है कि वेरिएबल अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया हुआ, तो एरर दे देगा, इसलिए वहां वेरिएबल नहीं लेते हैं, सिर्फ डाटा टाइप लेकर के बता देते हैं कि हमको क्या करना है, अपने सम नाम के फंक्शन में दो इंटीजर टाइप का वैल्यू को एज ए पैरामीटर पास करना है, इसलिए हम इंट ले लिए। यहाँ देखो हम अपने अंदर में a, b को किए, और हमको चूंकि डिक्लेरेशन में बताए थे कि हमको 2 इंटीजर टाइप का डाटा लेना है। अब यहाँ तुम फ्लोट भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुम बता दिए हो डिक्लेरेशन में कंपाइलर को कि हम अपने फंक्शन के अंदर में 2 इंटीजर टाइप का डाटा टाइप, 2 इंटीजर टाइप का पैरामीटर लेंगे, तो तुम यहाँ फ्लोट लोगे तो रॉन्ग बताएगा। ये लिए सम a, b, इसके अंदर देखो हम पैरामीटर पास करें इंट a, b, ये कुछ भी कर सकते हो, हम नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे क्यों कर सकते हैं। तो वहां भी आता है, एक एक्चुअल पैरामीटर होता है और एक रेफरेंस पैरामीटर होता है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि एक्चुअल पैरामीटर क्या, तो फंक्शन में बहुत कुछ समझने के लिए, तो एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है और रेफरेंस पैरामीटर क्या होता है ये बताएंगे। अभी यहाँ ये जान लो कि ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे मेन के अंदर में a, b लिए हो, यहाँ भी तुमको a, b ही लेना है, तुम यहाँ x, y भी ले सकते हो, यहाँ p, q भी ले सकते हो, कुछ भी यहाँ ले सकते हो, क्योंकि इस एक a, b का तुमको पता है कि ये लोकल वेरिएबल है, इसका एग्जिस्टेंस यहीं तक है, इस मेन फंक्शन तक ही है, तो इसके बाहर में तुम ये कुछ भी लोगे उसको कोई मतलब नहीं है, और नहीं एरर देगा तुमको, ये भी एरर नहीं देगा कि x और y नॉट डिफाइंड, यहाँ कुछ भी तुम ले सकते हो, और लास्ट में हम उसके अंदर सम प्रिंट करवाए। ये क्लियर हुआ? हेलो सर सारा मिक्स हो गया। ओके, वर्क करोगे तब होगा। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मिक्स होगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ये जो 4 एस्पेक्ट बता रहे हैं बहुत कंफ्यूजिंग है, जब तक अगर प्रॉपर इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कंफ्यूज करोगे, और प्रॉपर प्रैक्टिस एक बार कर लिए, बता तो रहे, हम लोग सेकेंड ईयर में गए थे ना, हम लोग का उप्स क्लास जो हुआ था, उप्स क्लास में सबसे पहला दिन सर यही दिए थे कि सारे कोई सी पढ़ के आए हो, कहा यस सर, सब कोई कहा यस सर सी पढ़ के आए हैं। सेकेंड हम लोग सेकेंड ईयर जो उप्स पढ़ने का था अभी भी याद है, तो पहला दिन बोला गया कि सभी को अब C++ पढ़ना है, तो सी का ही
है तो ठीक है, चलो पहले सी का तुम लोग का नॉलेज चेक करते हैं। सर बोले कि C++ पढ़ने से पहले तुम लोग का सी का नॉलेज चेक करते हैं कि सी तुम लोग को कितना आता है। तो बोले कि ठीक है चलो सी क्यों फेमस है, तो पता है सी फंक्शन के लिए फेमस है। तो बोले कि चलो सी में तुम पढ़े होगे 4 टाइप का फंक्शन, कहे एडिशन का प्रोग्राम लिख के, एक एडिशन का प्रोग्राम तुमको चारों टाइप में लिख के दिखाना है। क्लास के मात्र 5 से 6 स्टूडेंट दिखा पाए थे, 5 स्टूडेंट, ये 4 लगता है 3 या 4 स्टूडेंट, 54 स्ट्रेंथ का क्लास था, उसमें मात्र 4 स्टूडेंट सही दिखा पाए थे ये चारों फंक्शन का। बाकी 50 स्टूडेंट का कहीं ना कहीं गलत हो गया था, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किए थे, कंफ्यूज हो गए थे। कहीं पता चला थी में रिटर्न टाइप में ये कर दिया, अभी जो तुमको बताए थे कि रिटर्न, जब अगर रिटर्न टाइप ये रहेगा तो कहाँ पे क्या करना होगा। अगर जैसे विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न है तो उसमें सारा काम तुम्हारा क्या करेगा, सारा काम तुम्हारा फंक्शन करेगा और ये सिर्फ कॉलिंग का काम करेगा। जब विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न है, विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न है, उसमें सारा काम तुम्हारा फंक्शन करेगा, सारा काम। अब देखो ये 7 बजे आई है, इसको क्या कहें, 7 बजे अमृता आई है, इसको हम बोल कर। सेकेंड टाइप जो है विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न में, विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न के केस में क्या करेगा, सारा काम तुम्हारा क्या करेगा, तुमको फंक्शन करेगा, तुम्हारा सारा काम फंक्शन करेगा। सिर्फ तुम्हारा फंक्शन का फाइनल वैल्यू जो होगा वो तुम्हारा मेन फंक्शन प्रिंट करेगा। तीसरा टाइप था कि विदाउट रिटर्न विथ आर्गुमेंट, विदाउट रिटर्न विथ आर्गुमेंट, उस केस में क्या कहते, सारा काम तुम्हारा मेन फंक्शन करेगा, सिर्फ फंक्शन का जो तुम्हारे थी का सारा ऑपरेशन तुम्हारा फंक्शन मेन फंक्शन करेगा, सिर्फ उस ऑपरेशन का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो तुम्हारा फंक्शन प्रिंट करेगा। क्लियर है। और चौथा क्या है, चौथा देखो हम लोग इतना वर्क किए इसलिए याद हो जाता है, अब यहां तक छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे। चौथा क्या है, यहाँ पे कुछ भी तुम्हारा नहीं फंक्शन करेगा, यहाँ तुम्हारा, चलो हम कोशिश करेंगे, होगा तो हम रात तक में ये चारों का क्या करेंगे, एक टेबल बना करके तुमको लिख के कर देंगे कि किस केस में क्या कर रहा है, किस केस में मेन तुम्हारा क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है। क्योंकि यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट यही है कि ये समझना कि किस केस में तुमको तुम्हारा मेन फंक्शन का क्या काम है और तुम्हारे फंक्शन का क्या काम है, ये सबसे कंफ्यूजिंग। तो हम रात में होगा तो बोलो सर, क्वेश्चन भी ज्यादा दे दीजिएगा और उसका सॉल्यूशन भी दे दीजिएगा, सॉल्यूशन भी दे देंगे तो फिर सर देख के समझ के कि आगे क्वेश्चन हम मतलब ज्यादा नहीं फिर भी थोड़ा बहुत तुम बना के उसके बाद अथी में थोड़ा सा एग्जांपल तुम देख सकते हो, नेट पे से देख लेना एग्जांपल थोड़ा बहुत फंक्शन का तुम ये हम बोले हुए कि ये पढ़ा दिए तुमको, अभी पढ़ा दिए जावा हम तो अपना कोई ऐसी टॉपिक से पढ़ाए नहीं, नेट से ही पढ़ाए। तुम ये खोल के तुम भी रीड कर लेना एक बार कि अच्छा सर पढ़ाए हुए हैं, कि हम भी अपने से रीड एक बार कर लेते हैं, हो सकता है तो और बेटर तुमको समझ में आएगा, हम अभी समझाए। इसलिए तो हम अपना कंटेंट नहीं लेते, अपना कंटेंट एक तो समय भी नहीं रहता है उतना कि रोज क्लास हो रहा है तो सब टाइम नहीं उतना मिलता है, अपना क्लास रहता है, अपना रीडिंग करने का, अपना पढ़ना रहता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि अब एक अलग से हम सी के लिए बैठ करके ये लिखे टाइप करें। इनिशियल में देखे थे लिख देते थे, लेकिन अब फिर नहीं मिलता उतना समय, इसलिए हम बोले कि चलो नेट से ही उठाते हैं, और इसका बहुत अच्छा कंटेंट था इसलिए यहाँ से उठा, यहाँ से तुम देख सकते हो। और चौथा केस में क्या था, तो फिर से एक बार क्लियर, पहला केस में क्या कर रहा था, हमारा सारा काम तुमको क्या कर रहा था, सारा काम तुम्हारा फंक्शन कर रहा था सर। हाँ ठीक है चलो हटा दीजिएगा सर अभी। हाँ ठीक है चलो। ये सर खुद से अब सिर्फ इतना समझो कि लास्ट केस में क्या होगा, सारा काम तुम्हारा फंक्शन करेगा, सॉरी हाँ सारा काम तुम्हारा क्या करेगा, मेन फंक्शन करेगा, सिर्फ तुम्हारा फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, उसका ऑपरेशन करके उसको रिटर्न करेगा, सिर्फ ये इतना। चलो यहां तक रखो, लाइब्रेरी फंक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इतना तक, क्योंकि पहले ये जो सबसे पूरे फंक्शन का सबसे हेडेक पार्ट वही है, वो पार्ट तुम्हारा अगर क्लियर हो गया तो पूरा फंक्शन कुछ नहीं है।